पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। मैम आपने ये कहा ही नहीं था कि सारी पढ़नी है, तो फिर हमने नहीं पढ़ी। ओके, जहां तक कल पढ़ा था वहां तक समझ आ गई थी कि दोबारा से सारा स्टार्ट कर दो? यस मैम, आ गई थी समझ। टाइप 1 को डिस्कस किया था हमने। यस मैम। जी एग्जांपल्स भी कर ली थी। एग्जाम्पल 1 की थी मैम। ओके, सो वैसे ही है, सेम है, सारा इजी है, बहुत मुश्किल नहीं था। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपने एवेलुएट करना है इस इंटीग्रल को, जैसा कि उसकी एक लिमिट इन्फिनिटी है। आपको फौरन से पता होना चाहिए कि ये आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स हैं, और फंक्शन जो है वो हमें पता चल रहा है कि हमने इसको इंटीग्रेट करना है, बाय पार्ट्स करना है। फर्स्ट फंक्शन आपने एक्स ही कंसीडर करना है और सेकंड फंक्शन जो है वो e की पावर x है। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये रूल हमने अप्लाई करना है इस पे। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं इस इंटीग्रल को, या फिर हम t को अप्रोच करवा देते हैं माइनस इन्फिनिट को। सो इस फॉर्म में भी ये हमारा इंटीग्रल जो है वो लिखा जा सकता है। डी वाला रूल यूज कर लें, या फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स का डेरिवेटिव dx आ जाएगा। ये रूल यूज कर लें, दोनों डेफिनेशंस के साथ आप इसको लिख सकते हैं। ओके, अब इंटीग्रेट करें तो हमारे पास यहाँ पे लिमिट्स पुट हो जाएंगी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस टी ई बार डी आ जाएगा यहाँ से, और x 0 है तो e की पावर 0 के साथ ये पूरे का पूरी टर्म 0 हो जाएगी। एंड दिस वन इज e पावर x में आप जब लिमिट्स पुट करोगे तो e की पावर 0 जो है वो आपके पास -1 दे देगी आंसर, और e की पावर t के साथ ये टर्म आपके ओपन हो जाएगी। उसके बाद अब चूंकि t की कंडीशन क्या थी कि वो माइनस इन्फिनिट को अप्रोच करती है, जब t माइनस इन्फिनिट को अप्रोच करेगा तो e की पावर t जो है वो 0 को अप्रोच करेगी, क्योंकि e पावर माइनस इन्फिनिट को आप लिख सकते हो 1 ओवर e पावर इन्फिनिटी। जब 1 ओवर e पावर इन्फिनिट लिखेंगे तो e की पावर इन्फिनिट इन्फिनिट ही होता है, तो वो 1 ओवर इन्फिनिट बन जाएगा। 1 ओवर इन्फिनिट आपके पास 0 होता है, सो e पावर t जो है वो 0 को अप्रोच कर जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट की कंडीशन आपकी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। एंड बाय लॉपिटर रूल्स वी हैव, जब आप लॉपिटर रूल पूरी कंडीशन जो है ये हमारी इसके ऊपर आप लॉपिटर रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि जब हम इसको टी ई पर टी फॉर्म में लिखते हैं तो ये इन्फिनिट की कंडीशन इन्फिनिट मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिट बनती है। अगर इस फंक्शन को हम इस तरह से लिखते हैं टी ओवर ई पावर माइनस टी, तो फिर भी ये इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म बनती है, जो कि एक अनडिफाइंड फॉर्म है। हमने उस अनडिफाइंड फॉर्म से बाहर निकलना है, हम लॉपिटर रूल अप्लाई करेंगे, इस टर्म का डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये 1 बन जाएगा, और यहाँ पे माइनस ई पर माइनस टी बन जाएगा। डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद अब हम अपनी लिमिट जो है इसको अगर आप ऊपर ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ई पर टी, यहाँ पे माइनस ई पर माइनस इन्फिनिट पुट करेंगे तो वो 1 ओवर ई पर इन्फिनिट बन जाएगा। 1 ओवर ई पर इन्फिनिट अगेन आपका 1 ओवर इन्फिनिट है, और 1 ओवर इन्फिनिट का आंसर क्या है, 0 है। माइनस साथ इन्वॉल्व हो रहा है, 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो हम इसको 0 ही कंसीडर करते हैं। देयरफॉर अब आप अपनी इस ओरिजिनल लिमिट्स के अंदर जाके वैल्यूज पुट कर दे, इसका आंसर हमारे पास 0 है, -1 आपका एज इट इज लिखा जाएगा। e पर माइनस इन्फिनिट अगेन आपको e पर माइनस इन्फिनिट 0 को अप्रोच करता है, जब t माइनस इन्फिनिट को अप्रोच करता है तो ये भी 0 हो जाएगा। आंसर आपके पास क्या है, -1 है। और अगेन वी कैन सी दैट द इंटीग्रल कन्वर्ज, इंटीग्रल जो है वो आपका कन्वर्ज कर रहा है, अगर पूछा जाए तो ये भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद इवैल्यूएट करना है माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स को। माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट भी हमें यही बता रहा है कि हमारा इंटीग्रल जो है वो एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, क्योंकि लिमिट्स जो है वो इन्फिनिट में है, अनबाउंडेड लिमिट्स हैं आपकी। सो माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जब आप इंटीग्रेशन देते हो, सॉरी ग्राफिकल अप्रोच देते हो, तो ये आपके पास बन रही है दिस वन। इसमें हम माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट इंटीग्रल जो है उसको दो पार्ट्स जो है उनमें ब्रेक कर देते हैं, माइनस इन्फिनिट से 0 और 0 से इन्फिनिट। प्रॉपर्टी जो हमने यूज की थी पीछे एक इंटीग्रेशन की, सी प्रॉपर्टी थी या कौन सी थी, ये सी थी। ओके, इफ बोथ माइनस, अच्छा सॉरी,
दिस, अगर माइनस ए से इन्फिनिट और माइनस इन्फिनिट से ए आपके पास कन्वर्ज हो तो माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट इंटीग्रल जो है वो कन्वर्ज करता है, और माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट इंटीग्रल को हम इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज यूज करते हुए पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। माइनस इन्फिनिट से ए से बी, बी से सी, किसी भी कंडीशंस के साथ आप अपनी इंटीग्रेशन जो है इसको ओपन करेंगे। सो हमने माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट को माइनस इन्फिनिट से जीरो और जीरो से इन्फिनिट, क्योंकि एक सूटेबल वैल्यू जो हमें दरमियान में नजर आ रही थी वो जीरो ही थी, उसमें कन्वर्ट कर दिया है। करने के बाद जीरो से इन्फिनिट इंटीग्रल को सॉल्व किया तो ये आपके पास टेंज इनवर्स एक्स बनता है इसकी इंटीग्रेशन, वो हमने लिख ली टेंज इनवर्स एक्स। टी इन्फिनिट को अप्रोच करता है, जीरो से टी है, ये वैल्यूज पुट कर दें, टेंज इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेंज इनवर्स जीरो। सो टेंज इनवर्स इन्फिनिटी, टेंज इनवर्स जीरो जीरो ही होता है, टेंज इनवर्स इन्फिनिटी आपके पास पाई बाय 2 होता है। सिमिलरली माइनस इन्फिनिट से जीरो को सॉल्व किया तो वो भी आपको पाई बाय 2 आंसर दे रहा है। ओके, अब हमारे दोनों इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहे हैं तो जो होल इंटीग्रल है वो भी आपका कन्वर्ज करेगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ टाइप 1। Since 1 over 1 plus x square is greater than 0, the given improper integral can be interpreted as the area of the infinite region that lies under the curve y is equal to 1 over 1 plus x square and above the x-axis. Yes. ना भी लिखने कोई फर्क नहीं पड़ता, यहीं तक आप अपना इंटीग्रल जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। मैम ये एरिया में तब भी होगा ना जब हमारे पास फंक्शन यानी पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर ये लेस देन जीरो तब फिर बिल्कुल, जब ग्रेटर देन जीरो की कंडीशन के साथ ग्रेट अबव द एक्स एक्सिस आपका एरिया, फिर आप फाइंड आउट करते हो उसको बाय यूजिंग दिस मेथड। ओके मैम, अभी तक हमने जो एग्जांपल्स डिस्कस की हैं वो एग्जांपल नंबर 1, 2 और 3 जो डिस्कस की हैं वो 1 या तो फंक्शन हमारे पास 1 ओवर x था या 1 ओवर x स्क्वायर था, तो इन सारी कंडीशंस को उसने एक जनरल वैल्यू ले ली है p के साथ वो इसको डिस्कस कर रहे हैं। p की वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज के लिए वो कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p इज द इंटीग्रल कन्वर्ज, किस वैल्यू के लिए ये इंटीग्रल जो है वो कन्वर्ज करता है। हमने पीछे देखा था कि अगर हम p को 1 वैल्यू दे देते हैं तो हमारा इंटीग्रल डिवर्ज कर जाता है, क्योंकि ये 1 ओवर x बन जाता है। जब 1 ओवर x था तो ये डिवर्जन था। हाँ, p ग्रेटर देन 1 था तो कन्वर्ज कर रहा था, लेकिन ग्रेटर देन 1 में भी हमने होल ग्रेटर देन 1 नहीं देखा था, हमने ग्रेटर देन 1 में सिर्फ x स्क्वायर की डेफिनेशन देखी थी। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि p1 के लिए तो ये डिवर्स था, लेकिन हम अज्यूम करते हैं, ये सपोज करते हैं कि p नॉट इक्वल टू 1। अगर p1 के इक्वल नहीं है तो p या तो 1 से ग्रेटर है या p1 से लेस है, दोनों फॉर्म्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर p ग्रेटर देन 1 हम ले लेते हैं तो ये इंटीग्रल हमारा क्या बन जाएगा, x पावर माइनस p, और इस फॉर्म में ये ओपन हो जाता है। इसमें लिमिट्स पुट कर देंगे तो ये आपके पास इस फॉर्म में ओपन हो जाता है। नो, इफ p इज ग्रेटर देन 1, अगर p ग्रेटर देन 1 है देन हमने ये डेफिनेशन p माइनस 1 की फाइंड आउट करनी है, तो p माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर p ग्रेटर देन 1 है तो p क्या हो सकता है, 1.1 हो सकता है, उसमें से 1 माइनस करें तो 0 से ग्रेटर रहेगा, 1.2 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 3.5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 1 से ग्रेटर जो भी वैल्यू यहाँ पुट होगी ये हमेशा p माइनस 1 ग्रेटर देन 0 रहेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, सो एज t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जैसे t इन्फिनिट को यहाँ पे अप्रोच करता है, t p माइनस 1 अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो t p माइनस 1 भी इन्फिनिट को ही अप्रोच करता है। जी, कोई क्वेश्चन आपका? ओके, t अगर आपका इन्फिनिट को अप्रोच करेगा तो t p माइनस 1 जो है ये भी आपका इन्फिनिट को ही अप्रोच करेगा, क्योंकि t की वैल्यू अगर आप इन्फिनिट पुट कर देते हो, इन्फिनिट की आप कोई भी पावर ले लेते हो, 0 के अलावा इन्फिनिट की पावर 1 है, 2 है, 3 है, तो वो इन्फिनिट ही होती है, इन्फिनिट को ही अप्रोच करती है। एंड 1 ओवर टी पी माइनस 1 जो है फिर 0 को अप्रोच कर जाएगा, क्योंकि अगर ये हमारे पास इन्फिनिट को अप्रोच करती है, ये वैल्यू इन्फिनिट को अप्रोच करती है, तो 1 ओवर इन्फिनिट आपका 0 को अप्रोच कर जाएगा। ये पूरी वैल्यू 1 ओवर टी पी माइनस 1 जो है ये 0 को अप्रोच कर जाएगी। देयरफॉर इंटीग्रल इज कैन बी रिटन एज 1 ओवर 1 माइनस पी को हम एज इट इज रखेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस होगा, इस माइनस के साथ ये वाली कंडीशन जो है वो p माइनस 1 बन जाएगी इफ p इज ग्रेटर देन 1। सो
एंड सो द इंटीग्रल कन्वर्ज, ये कन्वर्ज करेगा। क्यों? क्योंकि हमने पी को ग्रेटर देन 1 रखना है, 2 रखना है, 1.5 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, जो भी वैल्यू रखेंगे आंसर आपका हमेशा क्या होगा, एक डेफिनेट नंबर होगा और कन्वर्ज। नेक्स्ट है बट इफ p इज लेस देन 1, अगर p को हम 1 से लेस ले लेते हैं देन p माइनस 1 इज लेस देन 0, फिर p माइनस 1 जो है वो 0 से लेस ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर p को आप 1 से लेस लेते हो तो आप क्या ले सकते हो, 1 से लेस ही आपके पास क्या हो सकता है, 0.9 हो सकता है, 0.8 हो सकता है, 0.7 हो सकता है। जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे वो हमेशा आपकी क्या रहेगी, 0 से लेस रहेगी। या -2 पुट कर देते हो या -3 पुट कर देते हो तो वो आंसर माइनस में 0 से लेस ही रहेंगे। एंड सो 1/t p minus 1 is equal to t 1 minus p approaches to infinity again। ये जो t है ये आपका अगर t इन्फिनिट को अप्रोच करता है तो ये कंडीशन भी इन्फिनिट को अप्रोच करेगी as t approaches to infinity। एंड द इंटीग्रल डिवर्ज, और फिर आपका जो इंटीग्रल है वो डिवर्जेंट फॉर्म में आ जाएगा। p ग्रेटर देन 1 के लिए सॉरी अच्छा ठीक है, अगर आप p को लेस देन 1 लेते हो तो p माइनस 1 जो है ये लेस देन रहेगा 0 से। अगर ये p माइनस 1 लेस देन 0 है सो इसी कंडीशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे 1/p माइनस 1 की कंडीशन है। p माइनस 1 जो है वो 0 से लेस है, नेगेटिव है, और ये t p माइनस 1 जो है ये अप्रोच 1 माइनस p, t 1 माइनस p आपका इसी फॉर्म में आ जाएगा ना, यहाँ पर आ जाएगा ऊपर जाके। अगर इसको ऊपर ले आएंगे तो ये 1 माइनस p बन जाएगा ना आपके पास स्टूडेंट्स। यस मैम। अगर ये 1 माइनस p बनता है और इन्फिनिट को अप्रोच करता है तो इन्फिनिट में कुछ भी माइनस या प्लस कर देंगे, वो इन्फिनिट ही रहता है। और इन्फिनिट के साथ कुछ डिवाइड हो रहा हो तो फिर भी वो इन्फिनिट रहता है 0 के अलावा। सारे का सारा इंटीग्रल हमारा इन्फिनिट बन जाएगा और इंटीग्रल जो है वो डिवर्ज कर जाएगा। p ग्रेटर देन 1 के लिए ये कन्वर्ज है, p इज इक्वल टू 1 के लिए डिवर्ज करा, और p लेस देन 1 के लिए भी हमारा इंटीग्रल जो है वो डिवर्जेंट फॉर्म में ही रहेगा। Okay. We summarize the result of example number 4 for future references. 1/x p dx is convergent if p is greater than 1 and divergent if p is less than equal to 1। आगे कहीं पर भी किसी भी चैप्टर में 1/x की फॉर्म में जो भी फंक्शंस होंगे आप उसमें ये रिजल्ट जो है डायरेक्ट यूज कर सकेंगे इसको सॉल्व किए बगैर। टाइप 2 है डिसकंटिन्यूअस इंटीग्रेट्स। फंक्शंस जो है वो हमारे क्या है, उनके कर्व्स जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। पहले अभी तक हमने जितनी भी इंटीग्रल्स फाइंड आउट किए हैं वो मोस्टली हमारी कंटिन्यूटी के साथ मूव कर रहे थे। जब आपके इंटीग्रल या फंक्शंस जो हैं वो डिसकंटिन्यूअस होंगे तो आपको जो अपना इंटीग्रल है वो डेफिनेटेड टाइप के इंटीग्रल ही लगेंगे, लेकिन दरमियान में एक डिसकंटिन्यूअस पॉइंट ये बताएगा आपको कि आपके वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स जो है वो शो हो रहे हैं, जैसा कि रेड लाइंस आपके एसिम्पटोट्स को शो कर रही हैं, तो फिर भी ये आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स की फॉर्म में ही शो होंगे। स्टार्ट में आपको ऐसा लगेगा कि ये आपके डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं, डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर इंटीग्रल्स के साथ डील होते हैं, लेकिन बेसिकली ये डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं। ये आपको बताएंगे कि कहाँ पे आपका पॉइंट या आपका फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। लाइक दैट इफ यू टेकिंग x इक्वल टू 2 पे ही आपके पास डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। इसी तरह इफ यू टेकिंग एग्जांपल नंबर 3 तो 1 के ऊपर ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। यहाँ पे स्टार्ट में आपको लग रहा है कि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, लेकिन प्रीवियस सेक्शंस में जो डेफिनेट इंटीग्रल्स आपने डिस्कस किए थे उन डेफिनेट इंटीग्रल में जो इंटीग्रैंड थे, जो इंटीग्रेट होने वाले फंक्शंस थे, वो किसी भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस नहीं होते थे। इम्प्रॉपर इंटीग्रल में स्टार्ट में आपको ऐसा लगेगा कि ये आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल है, लेकिन आपने चेक कर लेना है कि आपका फंक्शन किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस तो नहीं है। अगर किसी दरमियान के पॉइंट्स पे, रीजन के दरमियान के पॉइंट्स पे कहीं फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो इट मींस आप इम्प्रॉपर इंटीग्रल ही यूज कर रहे हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम। यस मैम। टाइप 2 हमारे पास क्या है, डिसकंटिन्यूअस इंटीग्रैंड्स। ऐसे फंक्शन जिनको हमने इंटीग्रेट करना है वो कहीं ना कहीं हमें डिसकंटिन्यूटी शो करेंगे।
suppose that f is positive continuous functions defined on the finite interval है. Suppose कर लेते हैं कि जो फंक्शन f है वो continuous function है defined on the finite interval a to b, but has a vertical asymptote at b. b के ऊपर उसका vertical asymptote शो हो रहा है. यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है उसको हमने finite interval a b की साइड से ओपन रखा है. It means exact b के ऊपर उसका vertical asymptote जो है वो शो हो रहा. अच्छा जी, f पॉजिटिव कंटिन्यूअस फंक्शन है आपके पास. Let S be the unbounded region under the graph of f. S जो है वो अनबाउंडेड रीजन है. क्यों अनबाउंडेड रीजन है? क्योंकि एक साइड से हमने इसको ओपन फॉर्म में डिस्कस किया है. एंड अबव द एक्स एक्सिस बिटवीन ए एंड बी, एक्स एक्सिस के अबव फॉर्म में लाई कर रही है ए और बी के दरमियान. फॉर टाइप 1 इंटीग्रल्स द रीजन्स एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. टाइप 1 में हमने क्या कहा था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में हमारी जो रीजन्स हैं वो इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स तक एक्सटेंड हो सकती हैं. हियर द रीजन इज इनफाइनाइट इन अ वर्टिकल डायरेक्शंस. यहाँ पे हमारी जो रीजन्स हैं वो वर्टिकल डायरेक्शन में इनफाइनाइट हो रही हैं. ये यू कैन सी हियर दैट पहले रीजन जो है वो एक्सटेंड होती थी तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमारी इनफाइनाइट टर्म्स की तरफ मूव करती थी. यहाँ ये डिफरेंस है कि हमारी रीजन्स जो हैं वो वर्टिकली इनफाइनाइट कंडीशन की तरफ जा रही हैं. वर्टिकल एसिम्पटोट्स कहीं ना कहीं उनके शो हो रहे हैं. The area of the part of the S between A and T, the shaded region in figure number 7 is A of T, A to T, f of x dx. T आपको ये बता रहा है कि above x axis जो हमारी रीजन है वो अनबाउंडेड है, जैसा कि B जो है इसको हमने क्लोज नहीं किया, अनबाउंडेड फॉर्म में रखा है, ओपन इंटरवल की फॉर्म में रखा है. ये इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स तक आपके पास एक्सटेंड होती जा रही है. If it happens that A into T approaches the definite number A as T approaches to B minus, then we say that the area of the region S is A and we write A to B f of x T as T approaches to B minus. अगर A of T जो है वो अप्रोच करता है किसी डेफिनेट नंबर A को एस टी अप्रोच करता है बी माइनस को, टी जो है वो बी माइनस को अप्रोच करेगा. अगर हम ए को ओपन कर दे तो टी ए प्लस को अप्रोच करता. लेफ्ट और राइट लिमिट का रूल यहाँ पे हम यूज करेंगे. तो बी हमारा राइट साइड पे है, टी उसकी बी माइनस को अप्रोच कर रहा है, उसके लेफ्ट हैंड साइड को अप्रोच कर रहा है, राइट हैंड साइड पे मौजूद नहीं है टी हमारे पास. Then we say that the area of the region S is A. फिर हम कहते हैं कि जो ये रीजन का एरिया है वो हमारे पास A है और उसको लिखते हैं किस तरह से है, A से B f of x dx where T approaches to not approaches to B, क्योंकि B को अप्रोच करता अगर क्लोज इंटरवल होता, B माइनस को अप्रोच कर रहा है और A से T f of x dx दोनों तरह से आप फंक्शन की इंटीग्रेशन जो है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Okay. Definition of improper integrals of type 2. टाइप 2 को अगर आप डिस्कस करते हैं, f is continuous on a b ओपन इंटरवल एंड इज डिसकंटीन्यूअस एट b. b के ऊपर जाके वो क्या हो जाता है, डिसकंटीन्यूअस हो जाता है. देन a to b f of x ds t approaches to b minus a to t f of x dx if the limit exists as a finite number. b if f is continuous on a b, यहाँ पे a को ओपन कर दिया है तो t a प्लस को अप्रोच करेगा, नॉट माइनस, क्योंकि t उसकी राइट साइड पे मौजूद है. दोनों तरह से आप अपने इस इंटीग्रल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट एज द फाइनाइट नंबर, द इंप्रॉपर इंटीग्रल a to b f of x dx is called convergent if the corresponding limit exist. अगर ये लिमिट्स जो है वो आपकी एग्जिस्ट करेंगी, अगेन हमारा जो इंटीग्रल है वो कन्वर्ज करेगा और डिवर्ज करेगा इफ द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती. इफ f has the discontinuity at c where C lies between A to B, अगर C जो है वो A से B के दरमियान मौजूद है और C पे आके आपको एक डिसकंटिन्यूटी मिल जाती है, then A to C f of x ds and C to B f of x ds convergent, then we define A to B x. अगर ये दोनों कन्वर्ज करते हैं तो होप्स हो कि हमारा ये वाला इंटीग्रल जो है ये भी कन्वर्ज करेगा. और इस इंटीग्रल जो के दरमियान में डिसकंटिन्यूटी आ रही है, हमने पीछे डिस्कस किया था कि हमारे जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स हैं अगर हमें फंक्शंस के अंदर डिसकंटिन्यूटीज देते हैं, इनफाइनाइट मैंने डिसकंटिन्यूटीज देते हैं, तो फिर भी हम उनको इंटीग्रल्स को डिफाइन कर सकते हैं. एग्जांपल नंबर 5 हमारे पास है, फाइंड द इंटीग्रल 2 to 5 1 over square root of x minus 2 dx. अब ये वैसे तो डेफिनेट इंटीग्रल ही हमें फील हो रहा है, लेकिन डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे एक मौजूद है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है यहाँ पे पॉइंट 2 के ऊपर. वी नोट फर्स्ट दैट द गिवन इंटीग्रल इज इम्प्रॉपर because f of x 1 over x minus 2 square root has the vertical asymptote at x equal to 2 के ऊपर इसका vertical asymptote मौजूद है.
2 पे हमारे पास जो फंक्शन है वो इन्फिनिट वैल्यू दे देता है। सो 2 आपका एक वर्टिकल एसिम्पटोट्स आपको शो हो रहा है और ये हमारे पास ग्राफिकल अप्रोच है y = 1/x-2 की। मैम यस मैम आपको कैसे पता चलता है कि किस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूज है फंक्शन को देख के? बेटा ऐसे पता चलता है कि जहाँ पे 0 नीचे समथिंग ओवर 0 आ जाए तो इन्फिनिट नहीं बन जाता आपका फंक्शन। यस मैम। ओके मैम, तो समझ आ। 2 पे 0 हो रहा है ना ये। जी मैम। ओके जी मैम। हमेशा जिस पॉइंट के ऊपर आपका इन्फिनिट आ रहा है वहीं पे डिसकंटिन्यूटी शो होती है और ओके वहीं पे मैम। आपका उस पॉइंट के ऊपर वर्टिकल एसिम्पटोट शो हो रहा था। ठीक है 2 पे आंसर क्या है? एग्जैक्ट 2 पे आंसर हमारी ग्राफिकल अप्रोच भी 2 पे आप देख सकते हैं कि वर्टिकल इन्फिनिट की तरफ मूव करना शुरू हो गई है। 2 से बफ फॉर्म में 2.1 पुट कर दें, 2.2 पुट कर दें, 2.3 पुट कर दें तो ग्राफ की वैल्यूज गिवन है जो कि इस फॉर्म में बढ़ रही है। इवन 3 पे आंसर 1 है, 3 पे आंसर आपको 1 मिल जाता है। ठीक है 4 पे 1/√-2 2 1/2 को फिर डिवाइड करेंगे तो जो आंसर होगा वो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमारी ग्राफिकल अप्रोच बन रही है। एग्जैक्ट 2 के ऊपर हमारा जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है। ओके तो यहाँ स्टार्ट में आपको बताया भी गया था कि डिसकंटिन्यूटी इंटीग्रेंट्स वो फंक्शन जो इंटीग्रेट होने हैं उन फंक्शंस की हम बेसिकली डिसकंटिन्यूटी जो है उसको देखते हैं। वो तभी अपीयर होती है जब जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिट आ जाती है और 1/∞ आपको 0 आंसर दे देता है। अच्छा जी We note first that the given integral is improper. हमें पता चल चुका है कि ये इंटेग्रल इम्प्रॉपर है, प्रॉपर नहीं है। हाँ अगर ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता 2 और 5 वैल्यू तो फिर ये डेफिनेट इंटेग्रल प्रॉपर की फॉर्म में डिस्कस होना था, लेकिन यहाँ एक डिसकंटिन्यूटी मौजूद है। 2 पे हमारे पास वर्टिकल एसिम्पटोट है, so this is improper integral. Since the infinite discontinuities occurs at the left end point of 2 5 we use लेफ्ट एंड पॉइंट पे 2 के ऊपर शो हो रही है तो 2 ओपन हो जाएगा और 5 क्लोज इंटरवल बन जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2 ओपन है तो 2 के राइट एंड पॉइंट पे t अपीयर हो रहा है तो t क्या करेगा आपके पास अप्रोच करेगा 2 प्लस को t to 5 लिख सकते हैं। लिमिट t अप्रोचेस टू 2 प्लस 2 into x minus 2 5t वैल्यूज पुट कर दी 5 - 2 तो ये 3 हो जाएगा, t - 2 हो जाएगा, t की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो ये आपके पास जस्ट 2 into 3 बन जाएगा। अब ये कन्वर्ज कर चुका है तो दिस द गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट एंड सिंस द इंटीग्रैंड इज पॉजिटिव इंटीग्रैंड जो है वो हमें नजर आ रहा है कि पॉजिटिव है। वी कैन इंटरप्रेट द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल एज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो बेसिकली ये हमारे पास एरिया है इस शेडेड रीजन का। क्लियर है स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. एग्जाम्पल नंबर 7 को पढ़ लें, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, उसके नीचे वार्निंग जो दी हुई है वो भी आपने पढ़ लेनी है और एग्जाम्पल नंबर 8 को भी पढ़ लें। तीनों एग्जाम्पल्स को एक दफा पढ़ लें, कोई क्वेश्चन हुआ तो फिर हम डिस्कस करते हैं। ओके sometimes it is possible to find the exact value of an improper integral and yet it is important to know whether it is convergent or divergent. In such case the following theorem is useful. Although we state it for type 1 integrals, a similar theorem is true for type 2 integrals. Okay, comparison test क्या? Suppose that f and g are continuous functions with f of x is greater than g of x greater than equal to 0 for x greater than equal to a. If a to infinite f of x dx is converged then gx is convergent, and if gx is divergent then a to infinite f of x is divergent. ओके f of x जो है वो g से ग्रेटर है, दोनों ही हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं, ग्रेटर देन 0 है हमारे पास। अबव द x एक्सिस लाई करेंगे, अगर f कन्वर्ज कर रहा है तो g जो है वो भी कन्वर्ज करेगा और अगर g जो है वो डाइवर्ज कर जाता है तो हमारे पास जो f जो है वो भी डाइवर्ज करेगा। अच्छा जी प्रूफ जो है मैम ये जो g फंक्शन है ये कन्वर्ज नहीं कर सकता? नो डिपेंड करता है ना, अगर आपके पास एक f of x जो है वो g के इक्वल है या g से ग्रेटर है, g से बड़ा फंक्शन है, अगर ये कन्वर्ज कर रहा है तो डेफिनेट ये g जो है ये भी कन्वर्ज करेगा और अगर g जो है वो डिवर्ज कर रहा है और f से ये लेस फॉर्म में है तो डेफिनेटली f जो है ये भी डिवर्जेंट फॉर्म में जाएगा। इसको हम एग्जांपल्स जो है उनके साथ रिलेट करते हैं और देखते हैं ये क्या हमारी एग्जांपल्स जो है हमारी कंडीशंस जो है उनको सेटिस्फाइड करती हैं। ओके show that
e पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज कन्वर्जेंट। ये शो करना है कि ये हमारे पास कन्वर्ज कर रहा है। We cannot evaluate the integral directly because the antiderivative of e power minus x square is not an elementary function. ओके ठीक है, उसने कहा कि हम इसको डायरेक्टली इवेलुएट नहीं कर सकते क्योंकि पीछे हमने देखा था कि e पावर माइनस एक्स स्क्वायर जो है एक इसका एंटी डेरिवेटिव जो है वो एलिमेंट्री फंक्शन नहीं है, जबकि हमने पीछे जो इंटीग्रेशन को डिस्कस किया था वो एलिमेंट्री फंक्शंस के ऊपर ही डिस्कस किया था कि उनको कैसे किस रूल के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं। वी राइट 0 इंफिनिटी पर माइनस एक्स स्क्वायर dx को उसने 0 से 1 कंडीशन लेनी है। ये आपके पास एक्स एक्सिस के फॉर्म में y इज इक्वल टू पर माइनस एक्स स्क्वायर की जो ग्राफिकल अप्रोच है वो देख सकते हैं, क्योंकि ये अगर आपके पास एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो डेफिनेटली इसकी डोमेन जो है वो माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट की तरफ ही मूव करेगी। उसने पॉजिटिव एक्सिस के अंदर इसकी कंडीशन जो है उसको डिस्कस किया है 0 से इन्फिनिट की तरफ। सो 0 से 1 एंड 1 से इन्फिनिटी पर माइनस एक्स स्क्वायर dx, दिस दो इंटीग्रल्स में उसने इसको ब्रेक कर दिया है, एक 0 से 1 में और दूसरा 1 से इन्फिनिट में। अच्छा जी, एक बेसिकली वो इसके साथ y इज इक्वल टू e पर माइनस एस इंटीग्रल जो है वो ले रहे हैं और दोनों ही हमारे पास इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट 1 के ऊपर। तो क्लोज रीजन जो है मेरा ख्याल है उसको वो डिस्कस करेंगे। एक फंक्शन को f of x का नाम देंगे और दूसरे को g of x का नाम देंगे। And observe that the first integral on the right hand side is just an ordinary definite integral. Right hand side पे जो हमारे पास integral है, and observe that the first integral on the right hand side पे जो हमारे पास first integral है, this was 0 to 1 e power minus x square dx is just an ordinary definite integral है ये। In the second integral we use the fact that for x greater than equal to 1, second integral जो है उसमें उसने कहा कि अगर x जो है वो आपके पास greater than equal to 1 है, we have x square is greater than equal to x। अगर x greater than equal to 1 है तो x square definitely क्या होगा, greater than होगा x से। सेटिस्फाइड होगी ना ये इक्वालिटी आपके पास, दोनों साइड्स पे x से मल्टीप्लाई किया जस्ट हमने। अगर x स्क्वायर ग्रेटर देन है x से, सो माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स, एंड देयरफॉर e पावर माइनस एक्स स्क्वायर दोनों साइड्स पे इस इनइक्वालिटी के आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो अप्लाई कर दें इस इनइक्वालिटी के, तो ये क्या बन जाएगा, e पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू e पावर माइनस एक्स। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये इनइक्वालिटी उसने बेसिकली यूज की है। ये तो आपके पास एक डेफिनेट इंटीग्रल बन गया। इस डेफिनेट इंटीग्रल में x जो है वो आपके पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो बेसिकली उसने इस इनइक्वालिटी को यूज करते हुए अपने फंक्शंस को दो फंक्शंस में कन्वर्ट करना था, f में और g में। उसी की कन्वर्जन के लिए उसने x को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिया, जो कि यहाँ पे हमें नजर भी आ रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। दोनों साइड्स पे x से मल्टीप्लाई कर दिया तो x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू x हो गया, और यहाँ से अगर माइनस अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इनइक्वालिटी हमेशा कन्वर्ट हो जाती है लेस देन इक्वल में, और यहाँ पे दोनों साइड्स पे हमने e पावर माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन e पावर माइनस एक्स लिया है। सो डेफिनेशन हमारी पहले क्या है कि g ऑफ x जो है वो लेस देन है किससे, f ऑफ x से। तो इसको अगर हम g ऑफ x और f ऑफ x की फॉर्म में देखेंगे तो दोनों कंडीशन जो है वो इस पे हम चेक करेंगे। सी फिगर नंबर 13, e पावर माइनस एक्स स्क्वायर की ग्राफिकल अप्रोच ये आ रही है और e पावर माइनस एक्स की ग्राफिकल अप्रोच हमारे पास ये आ रही है। द इंटीग्रल ऑफ e पावर माइनस एक्स इज इजीली टू इवैल्यूएट। e पावर माइनस एक्स के इंटीग्रल को उसने कहा कि हम इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं। लिमिट d अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 टू t e पावर माइनस एक्स dx, लिमिट d अप्रोचेस टू इंफिनिटी दैट इज e माइनस 1, and e minus 1 can be written as 1 over e, और 1 over e अगर आप लिखते हैं तो e की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 2.7188 होती है स्टूडेंट्स। Yes, ma'am. Yes, ma'am. So therefore taking f of x e power minus x and g of x e power minus x square in the comparison theorem इसने कहा अगर आप f of x को e power minus x लेते हो, g of x को e power minus x square लेते हो, we see that e power minus x square dx is convergent। ओके, ये दो आपके पास रिजल्ट हैं, एक को हमने g का नाम दिया और एक को f का नाम दिया है। f आपके पास e पावर माइनस एक्स है और उसी से दूसरा फंक्शन e पावर माइनस एक्स स्क्वायर जो है ये g है। अब ये तो डेफिनेट इंटीग्रल है, ये तो कन्वर्ज करेगा। हमने इस इंटीग्रल को बेसिकली देखना था, इसका हमने कंपैरिजन
ये एफ ऑफ एक्स के साथ, और एफ ऑफ एक्स हमने लिया ई पावर माइनस एक्स। अगर ई पावर माइनस एक्स जो है वो आपके पास कन्वर्ज कर रहा है, और हमने कहा है कि एफ ऑफ एक्स, इफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स, इफ एफ ऑफ एक्स इज कन्वर्ज देन जी ऑफ एक्स इज कन्वर्ज। तो हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो कन्वर्ज कर रहा है, इट मीन जो जी ऑफ एक्स 1 टू इन्फिनिट ये इंटीग्रल है, ये भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। इट फॉलोज दैट 0 टू इन्फिनिट ई पावर माइनस एक्स डी एक्स इज कन्वर्ज, ये भी कन्वर्ज कर रहा है, ये भी कन्वर्ज कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल ये इंटीग्रल भी हमारे पास क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. जी मैम। अब एक क्वेश्चन स्टिल आपका बाकी है कि क्या यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है वो जी ऑफ एक्स से ग्रेटर ही है या उससे लेस है। अगर आप उसकी ग्राफिकल अप्रोच को देखते हो तो क्या क्वेश्चन आपके जहन में आता है? यहां तक 1 पे आपके पास जो एफ ऑफ एक्स है वो जी ऑफ एक्स के इक्वल है, ऐसा ही है स्टूडेंट्स। 1 से इनफिनिट लिमिट को डिस्कस कर रहे हैं ना, ये जो पीछे वाली लिमिट 0 से 1 तक की है ये तो हमें डेफिनेट आंसर देती है। हमने किसको डिस्कस करना है, 1 से और 1 से आगे वाली टर्म्स को। तो 1 पे एग्जैक्ट एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स के इक्वल है, ये डेफिनेशन सेटिस्फाइड है कि एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स के इक्वल है, या फिर एफ ऑफ एक्स जो है वो जी ऑफ एक्स से ग्रेटर है। तो ये ग्रेटर फॉर्म में जा रहा नजर आ रहा है आप लोगों को, ऐसे ही है? यस जी मैम, ऐसे ही है। Yes, ma'am. तो अकॉर्डिंग टू ग्राफिकल अप्रोच भी हमारी डेफिनेशन जो सेटिस्फाइड है, और कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग भी हमारी डेफिनेशन जो है वो सेटिस्फाइड है, और हमारा इंटीग्रल जो है वो कन्वर्ज करता है। The integral 1 to infinite 1 plus e power minus x over x dx is diverged by the comparison theorem because 1 plus e power minus x over x is greater than 1 over x. अच्छा जी, अब अगेन उसने f of x और g of x का कंपैरिजन किया, लेकिन इस फंक्शन को क्या हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं? कहीं पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? इसके लिए बेसिकली हमने कंपैरिजन थ्योरम पढ़ना था पीछे। मेरा ख्याल है कैलकुलस 1 में कहीं कंपैरिजन थ्योरम था जो कि हमने डिस्कस नहीं किया। कहीं था किसी चैप्टर के अंदर? नो मैम, हमने तो नाम कोई नहीं था। एक मिनट, जस्ट 5 मिनट, मुझे ये कंपैरिजन थ्योरम की जो स्टेटमेंट है उसको सर्च कर लेने दें, ठीक है? जब तक आप इसको देखें ये ओके मैम। अच्छा जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिलहाल वो कंपैरिजन थ्योरम जो है ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल के साथ इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन कंपैरिजन थ्योरम की एक पूरी स्टेटमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग हम हमेशा कहते हैं कि ये फंक्शन हमारा इस फंक्शन से ग्रेटर है या लेस है। या तो क्लियरली कंडीशन ये होती है कि हम अपनी ग्राफिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग उसको देख के बता सकते हैं कि किस पॉइंट पे इक्वल है और किस पे हमारे पास ग्रेटर है। ये कंडीशन जो है ये एक थ्योरम हमारे पास यूज होता है। ये फिलहाल मेरे पास थ्योरम नहीं है, ये मैं आपको बाद में बता दूंगी, लेकिन आप सिर्फ फिलहाल ये कंडीशन जो है इसको याद रख लें कि ये कंपैरिजन टेस्ट, अब जो कंपैरिजन टेस्ट होता है इसमें एक वैल्यू अगर दूसरे से ग्रेटर होती है तो वो वैल्यू हम उसी वैल्यू में से ही उठाते हैं, कोई हमारे पास अलग सी वैल्यू नहीं होती। सेम जैसा कि e पावर माइनस एक्स उसकी और e पावर माइनस एक्स सिमिलर वैल्यूज थी कुछ, इसी तरह से ये वैल्यू भी हमारे पास कुछ सिमिलर है, उसमें कुछ ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके हम वैल्यूज निकालते हैं।
ये इसकी स्टेटमेंट और इसका जो प्रूफ है, सिर्फ स्टेटमेंट हम देखेंगे, वो स्टेटमेंट मैं फिर कहीं से ढूंढ लूंगी कैलकुलस में, कहीं ना कहीं ये थ्योरम मौजूद है हमारे पास। अभी इसको आप एज इट इज बहरहाल याद रख लें। तो ये इंटीग्रल हमारे पास कंपैरिजन करता है 1/x से। अगर हमारे पास g जो है वो लेस है f of x और g डिवर्ज कर रहा हो तो ये इंटीग्रल भी डिवर्ज करेगा, और इसके बारे में आपने पढ़ा था पीछे कि ये डिवर्जेंट है। सो इसकी बेस पे उसने कह दिया कि ये वाला इंटीग्रल जो है ये भी हमारे पास डिवर्ज कर रहा है। सो एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है ये आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर आपने 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 29, 37, क्वेश्चन नंबर 41, 43, 45, क्वेश्चन नंबर 57, 59, यही तक आपने इसके क्वेश्चन जो है वो करने हैं। ओके मैम। मैम जी जी मैम, इस चैप्टर का कब टेस्ट होना है? आप कल शायद बता रहे। तो मैं बता दूंगी। अच्छा स्ट्रेस, ये ट्रू फॉल्स क्विज जो है इसको लाजमी पढ़ा करें, और ये जो कॉन्सेप्ट चेक है ये पढ़ा करें। ये कॉन्सेप्ट चेक बेसिकली आपको पूरे चैप्टर की समरी बता देता है कि इस पूरे चैप्टर में आपने क्या कुछ किया है। ठीक है, और ट्रू फॉल्स क्विज जो है इनको भी आपने करना है। और वैसे जब हमारी फिजिकल क्लासेस थी तो मैं जो फाइनल एक्सरसाइज पूरे चैप्टर की थी वो देती थी, लेकिन अभी जो ट्रू फॉल्स होते हैं ना, इसमें पीछे एक का आंसर दिया होता है, एक का आंसर नहीं दिया होता ट्रू फॉल्स में। तो बेटा अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा तो आप खुद भी तो चेक कर लेते हो ना उसको। यस मैम, ऐसे ही है। अब जैसे अगर 2 का आंसर नहीं है तो 2 भी वैसे ही है ना जैसे 1 है आपके पास। ठीक है, ओके मैम। और पॉसिबल है तो फिर आप वही कर लें जिनके आंसर पीछे फाइंड होते हैं, मतलब और क्वेश्चन जो है वही कर लें। ठीक है मैम, अच्छा जी, आपने असाइनमेंट दी थी कोई? जी दी थी। वो आपने कहा था चेक करनी है आप क्लास में। वैसे मैंने दी कौन सी थी ये भी बता दें मुझे। मैम जी, आपने क्वेश्चन नंबर 67 दिया था 7.4 का। अच्छा अच्छा, एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है मैं उसको देख लूंगी। ओके मैम। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 6 बेसिकली तो हमारे सिलेबस में ऐड नहीं है, लेकिन एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन है, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में जो फर्दर एप्लीकेशंस हैं वो चैप्टर नंबर 8 है हमारा। उससे पहले आपको थोड़ा सा एरिया और एप्लीकेशंस में एरिया और वॉल्यूम जो है उसकी डिस्कशन पता होनी चाहिए थी। थोड़ा सा एरिया और वॉल्यूम को हम यहाँ से डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 के अंदर से। आपकी सब असाइनमेंट्स आपके पास मौजूद होने चाहिए। मैं जिस दिन भी कहूँ उसी दिन आपने चेक करवा देनी है। ठीक है, यस मैम। लेकिन सीआरजीआर मुझे सिर्फ ये याद करवा दिया करें कि ये असाइनमेंट रहती है। ओके, अच्छा ये एरिया है बिटवीन कर्व्स, कर्व्स के दरमियान एरिया आपने फाइंड आउट करना है। अब ये जो कर्व्स हैं ये हमारी अबव द एक्सिस हैं और बिलो द एक्सिस भी हैं। तो एक कर्व जो है उसको आप एफ ऑफ एक्स का नाम देते हो, दूसरी कर्व जो है उसको जी ऑफ एक्स का नाम देते हो। ए और बी के दरमियान ये कर्व जो है वो बाउंड है जिसका एरिया आपने बेसिकली फाइंड करना है, और इस पूरी रीजन को एस का नाम दिया जाता है। In chapter number 5, we defined and calculated areas of regions that lies under the graph of functions. Here we use integrals to find areas of regions that lie between the graphs of two functions. पहले मोस्टली हम जो एरिया फाइंड आउट करते थे वो एक ही फंक्शन का जो हमारे पास ग्राफ था। यहाँ पे हमने दो ग्राफ्स के दरमियान हमारा जो एरिया है या कर्व्स के दरमियान हमारा एरिया जो है उसको फाइंड आउट करना है।
Here we use integrals to find areas of regions that lies between the graphs of two functions. दो functions के यहाँ पे ग्राफ होंगे जिनके दरमियान आपने एरिया डिस्कस करना है. Consider the region as that lies between two curves y is equal to f of x and y is equal to g of x and between the vertical lines x equal to a and x equal to b. उस रीजन को हमने दो वर्टिकल लाइंस क्लोज कर दिया x equal to a और x equal to b के साथ. Okay. Where f and g are continuous functions, g और f दोनों continuous functions हैं and f of x is greater than equal to g of x. f of x क्या है, या g से greater है या g के equal है. कहीं ना कहीं वो equality भी show करता है और कहीं उससे greater है. For all x in a b, जहां पर equal होगा वहीं पे आपके point of intersection मौजूद होंगे हमेशा. Equality हमेशा तब आएगी जब point of intersection आपके मौजूद होते हैं. Just as we did for areas under curves in section number 5.1, we divide S into n strips of equal width. जैसे 5 में हमने एरिया फाइंड किया था, सेम इसी तरह हम अपने कर्व्स के दरमियान जो है वो रेक्टेंगल्स जो है वो ड्रा करेंगे. उनकी विड्थ जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, इक्वल होगी. We divide S into n strips of equal width and then we approximate the ith strip by the rectangle with base delta x and height. अब पहले हाइट जो है वो f of x स्टेरिक आई होती थी. अब f of x आई माइनस g of x आई, क्योंकि ये डिफरेंस जो है बेसिकली ये पूरी जो डिफरेंस है जिसको पीछे एक मीन वैल्यू थ्योरम में हमने h का नाम दिया था. h हमारे पास क्या था, f of x माइनस g of x था. इसी तरह ये जो हमारे पास हाइट है ये अब सिर्फ f of x नहीं है बल्कि f of x माइनस g of x है. x स्टेरिक आई को भी हम अपना जो पॉइंट है स्टेरिक उसको मिड पॉइंट, राइट हैंड पॉइंट या लेफ्ट हैंड पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं. If we like, we could take all the sample points to be right hand points, in which case x steric I is equal to xi. अगर right hand point की बात करें तो x steric I xi के साथ represent होता है. The Riemannian sum is represented as in this way, as you can see that. फिफ्थ चैप्टर में Riemannian sum इसी तरह से रिप्रेजेंट होता था. डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे आया है कि ये f minus g फंक्शन है. Is therefore an approximation to what we initiatively think of as the areas of S. So basically the area is represented as जितनी ये strips या जितनी रेक्टेंगल ज्यादा होती जाएंगे जितना एरिया को रेट होता जाएगा तो हम इसको n को इन्फिनिट को अप्रोच करवा देते हैं. Summation I from 1 f into x steric I minus g steric I delta x, ये आपका बेसिक फार्मूला है जो आपने यूज करना है. The area of the region bounded by the curves f and g and the lines x equal to a and x equal to e when f and g are continuous and f of x is greater than equal to g of x for all x in a b is defined as. तो Riemannian sum बेसिकली आपका क्या है, एक डेफिनेट इंटीग्रल बन जाता है a से b में f of x g of x डेल्टा x किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका dx में. सो इसको सेपरेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से आप इसकी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं. एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास find the area of the region bounded above by y is equal to x, bounded below by y is equal to s and bounded on the sides by x equal to 0 and x equal to 1. दो कर्व्स आपको गिवन दी हुई है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है दूसरा स्ट्रेट लाइन है. तो y is equal to e की बार x का हमारे पास ग्राफ ये है और स्ट्रेट लाइन जो बनती है y is equal to x की वो आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है. इन दोनों लाइंस को बाउंड कर दिया गया है कहां पर, 0 और 1 के दरमियान. सो 0 पे हमने देखनी है कि x की वैल्यू क्या है और 0 पे देखना है x की वैल्यू क्या है. 0 पे x की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 0 पे 0 है. एक तो ये हमने इसको बाउंड कर दिया इस पॉइंट से और दूसरा x इक्वल टू 1 पे जाके हमने इसको बाउंड कर दिया है. अब ये जो दरमियान की सारी रीजन है इस रीजन का आपने एरिया फाइंड आउट करना है. ये रीजन बेसिकली किन दो पॉइंट्स के दरमियान बाउंड हो चुकी है, 0 से 1 पे दरमियान. तो हमारा a जो है वो 0 है और b हमारे पास क्या है 1 है और फंक्शन हमारा क्या है ex माइनस x, क्योंकि ex हम देखें तो हमारा अबव द फंक्शन है और ये फंक्शन g of x जो है वो बिलो फंक्शन है. सो f of x माइनस g of x e पावर x माइनस x dx के साथ ये रिप्रेजेंट होता है और ex माइनस 1/2 x स्क्वायर. अगर इस इंटीग्रल को सॉल्व करें वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास जो इस बाउंडेड रीजन का एरिया आ जाता है वो 1.5 है. क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम. ओके ये तो हमने जो इंटीग्रल फाइंड करने के लिए एरिया जो है इंटीग्रेशन का यूज करते हैं और
इसी को कुछ को रीमानियन सम की फॉर्म में भी बताना चाह रहा है, तो वो देख लेते हैं कि इन फिगर नंबर 4 वी ड्रा अ टिपिकल अप्रोक्सीमेटिंग रेक्टेंगल्स विद ठीक है, जैसे इस पूरे एरिया को अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वैसे ही टिपिकल रेक्टेंगल्स ड्रा करेंगे जैसे इस रीजन के अंदर हमने ड्रा की हैं। लेकिन हम एक ही टिपिकल रेक्टेंगल जो है वो ड्रा करके देख सकते हैं कि उसका जो हमारे पास विड्थ है वो डेल्टा एक्स है, और जो उसकी हाइट होगी वो हमारे पास वाई टॉप माइनस वाई बी के साथ रिप्रेजेंट होती है। टी और बी क्या है ये आपको बता दिया जाएगा कि आपकी टॉप कर्व को वाई डी के साथ और बॉटम कर्व जो है उसको बी के साथ वो रिप्रेजेंट करता है। करने के बाद एरिया को इस रीमानियन सम की फॉर्म में वो इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीग्रल की फॉर्म में वो इस तरह से रिप्रेजेंट होती है टॉप माइनस बॉटम कर्व। पहले टॉप कर्व में से आप बॉटम कर्व जो है उसको माइनस कर देते हो और उस फिगर को उसने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, आप इसी में भी इसको लिख सकते हैं वाई टी ये वाई ई पर एक्स के इक्वल है और वाई बी जो है वो आपके पास एक्स के इक्वल है। अच्छा जी, अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी कर्व अबव फॉर्म है कौन सी बिलो फॉर्म है? तो आपको ग्राफिकल अप्रोच ने ही बताना है कि कहाँ पे आपकी कर्व जो है वो अबव फॉर्म है और कौन सी कर्व जो है वो आपकी बिलो फॉर्म है। लेकिन दो फंक्शंस आपको हमेशा गिवन होंगे। Find the area of the region enclosed by the parabola y is equal to x square and y is equal to x minus g। स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं? मैम काफी है आज के लिए, मैम भी कह रहे हैं आज के लिए काफी है, ये काफी हो गया मैम। यस मैम। एग्जांपल नंबर 2 तक डिस्कस कर लेते हैं। ओके, यस मैम। 2 हो गया। Find the area of the region enclosed by the parabola and the line। एक पैराबोला y is equal to x square है और दूसरा y is equal to 2x minus x। अच्छा जी, एग्जांपल नंबर 1 में आपको गिवन दे दिया था कि आपने जो हमारे पास बाउंड्री साइडेड्स हैं वो 0 और 1 के ऊपर उनको बाउंड कर दिया गया है। ठीक है, ये गिवन था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन नहीं है, सिर्फ कर्व्स गिवन दी गई हैं। एक हमारी कर्व y is equal to x स्क्वायर है, दूसरी y is equal to 2x minus x के। अब यहाँ पे किन दो पॉइंट्स के दरमियान हमने अपनी बाउंड्री को फिक्स करना है? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेसिकली हम हमेशा फाइंड आउट करते हैं दोनों को कंपेयर करके। y is equal, दोनों y के इक्वल है ना दोनों इक्वेशंस, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से आप अपनी x की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हो। ये आपके पास आ जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 10 दिस एंड सो। यहाँ से आप देखोगे तो एक x 0 के इक्वल है और एक x आपका 1 आ जाएगा। तो x जब 0 होगा तो y भी 0 हो जाएगा। अगेन देख सकते हैं यहाँ पे x 0 होगा तो y 0 हो जाएगा। पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? 0 0 होगा। जब आप x को 1 पुट करोगे तो 1 करके y 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी x को 1 पुट करोगे तो y क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। जी मैम। यस मैम। यस मैम। दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 1 है। पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0 है, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है? 1 1 है। इसके दरमियान जो रीजन है ये हमने डिस्कस करनी। अब इस रीजन में हम देखते हैं तो जो हमने 2x माइनस एक्स स्क्वायर ड्रा की है ये कर्व हमारी अबव फॉर्म में है और दूसरी कर्व हमारी बिलो फॉर्म में है जो कि एक्स स्क्वायर की कर्व है। ठीक है, तो बॉटम में हमारा एक्स स्क्वायर है और टॉप पे हमारा 2x माइनस एक्स स्क्वायर है और जो हमारी बाउंड्री की वैल्यूज है वो x इक्वल टू 0 से 1 पे हमारा इंटीग्रल है। अब ये हमारी अपर टॉप कर्व थी, उसमें से हमने बॉटम कर्व जो है एक्स स्क्वायर को माइनस कर देना है, तो ये क्या बन जाएगी? ऊपर वाली 2x माइनस एक्स स्क्वायर में से ये एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो 2x माइनस 2x स्क्वायर बन जाएगा। इजीली अपने इंटीग्रल को आप सॉल्व करके अपना एरिया जो है फाइंड कर सकते हैं क्लोज्ड रीजन का। क्लियर है स्टूडेंट्स? जी मैम। यस मैम। मैम क्लियर है। ओके, ठीक है, यही तक आप पढ़िएगा। एक काम जो आप सब स्टूडेंट्स ने करके आना है वो एक काम आपने ये करना है। एग्जाम्पल नंबर 4 में ये ना उसने दो वेलोसिटी दी है 2 कार्स की। एक कार ए है जो इस वेलोसिटी से मूव कर रही है और दूसरी कार है जो वो बी वेलोसिटी से मूव कर रही है। अच्छा जी, अच्छा जो टाइम है वो सेकंड्स में है। 2 सेकंड के बाद 4 सेकंड के बाद 6 सेकंड के बाद 8 सेकंड में। जब 2 सेकंड पे था तो कार की वेलोसिटी उसने 10 मीटर पर आवर के साथ डिस्कस किया, 4 पे उसने 20 के साथ डिस्कस किया, 6 पे उसने 30 के साथ डिस्कस किया। अच्छा जी, ये आपका टाइम है। वेलोसिटी ऑफ कार ए, वेलोसिटी ऑफ कार बी, और हमने वेलोसिटी ऑफ कार ए माइनस बी फाइंड करनी क्योंकि हमने अपर में से लोअर लिमिट लोअर बॉटम कर्व को माइनस करना होता है ना, ऐसे ही पीछे फाइंड किया एरिया। यस।
Yes, ma'am. यस मैम। अब जीरो पे तो आज जीरो है, दोनों अपनी इनिशियल टाइम पे मौजूद है। जब जीरो पे है तो दोनों कार्स आपकी इस पोजीशन पे हैं। ओके, जब टू पे जाती है तो वेलोसिटी ऑफ कार ए मुझे जो फील होती है वो वेलोसिटी ऑफ कार ए टू पे 25 ऑलमोस्ट, ऐसे ही है ना? जी मैम। Yes, ma'am. यस मैम। यहाँ पे 34 दे रहा है, वो ये फार्मूला शायद यूज करते हुए वैल्यूज दे रहा है। आपने निकाल के आनी है अगली क्लास में ये वैल्यूज के कैसे फाइंड किए हैं। हो सकता है ग्राफ में मिस्टेक हो, क्योंकि मीटर पर आर के साथ वो उसको फीट पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहा है। अगर फीट पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूला यूज कर रहा है तो यूज करके ये वैल्यूज कैसे आती हैं, ये स्टूडेंट्स आपने थोड़ा सा काम करके आना, क्योंकि मेरे जहन में नहीं आ रहा ये कैसे कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, ओके मैम जी, इंशाल्लाह करके लेना। ओके ठीक है मैम। ये फार्मूला शायद यूज करते हुए उसने उसको फीट पर सेकंड में, मीटर पर आर को फीट पर सेकंड में कन्वर्ट किया वेलोसिटी को। तो ये वेलोसिटी आपने चेक करनी है कि किस तरह से उसने फाइंड आउट की है अकॉर्डिंग टू दैट ग्राफ। ओके, मैम बस ये टेबल ही बनाना है बस। नहीं है या तो 2 से मैम, 4 तो ये तो जी ये तो सेम एग्जांपल है ना जो पीछे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी, उसमें भी यही था। उसमें एक कार थी, उसकी वेलोसिटी ग्राफ के मुताबिक क्या थी, वैसी थी ये कन्वर्ट की हुई थी? मैम उसमें भी यही था ना, मीटर पर आवर था ना, उसको फीट पर सेकंड में कन्वर्ट किया हुआ था। अच्छा, देखिएगा ना कि उसको कैसे किया उसने। ठीक है, ओके मैम जी। ये छोटा सा सिर्फ इसको ये फार्मूला उसने साथ बता दिया हुआ कि मीटर पर आर को फीट पर सेकंड में ऐसे कन्वर्ट किया। उसके बाद ये वैल्यूज के दरमियान यहाँ पे ग्राफ में आपने चेक करनी है, वो वैल्यू पुट करके इस फार्मूले में देखनी है कि किस तरह से फाइंड होती है। आप देखिएगा नेक्स्ट क्लास तक ये कैसे मैंने देखा है, काफी मुझे कुछ खास समझ नहीं आ रही। बहरहाल मैं इसको मजीद सर्च करूंगी नेक्स्ट क्लास तक, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके मैम। ओके मैम, यहाँ तक आपने पढ़ लेना है और चैप्टर नंबर 7 जो है वो आपने अपना तैयार रखना है। मैं उसका किसी भी टाइम आपसे टेस्ट ले लूंगी। ठीक है, ओके मैम। 7 चैप्टर के क्वेश्चंस भी आप ले सकती हैं। वो दिए हैं आपको, उनमें से देख सकते हैं। ओके मैम। ओके जी, मुझे अटेंडेंस याद से सेंड कर दीजिएगा और फॉर्मेट की फॉर्म में सेंड किया करें। ठीक है।